हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि ये पार्ट 8 का वीडियो है, इससे पहले पार्ट 7 तक का वीडियो आप सभी का अपलोड कर दिया गया है। ये जो क्वेश्चन आप सभी को कराए जा रहे हैं, ये आप सभी के लिए एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के पेपर को देखते हुए करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चन अन्य सभी वैकेंसियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन को आप सभी को देखना है, अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें से आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इस सेशन की आज हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आप सभी को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इसके बाद हम मूव करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें वो सभी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, और इस स्लाइड से आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, ये जो है आपका सेशन बहुत ही लंबा होने वाला है, तो धैर्य से आप बैठ जाइए। उसके बाद ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो आपके कराया जा रहा है ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है बम्बई में, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली में, तीसरा ऑप्शन क्या है आप सभी का? कलकत्ता में, और चौथा ऑप्शन है मद्रास में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आप सभी को दिख रहे होंगे, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? आप सभी का आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो यहाँ पर अगर ये पूछता है कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1774 में की गई थी। और किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। आइए देखते हैं आगे। ये देखिए लिखा हुआ है क्या? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय जो कि वर्ष 1774 में स्थापित किया गया था, किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाता है, मुख्य रूप से ये क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको याद कर देना है। लिखा हुआ है कौन मुख्य न्यायाधीश थे यहाँ पर? तो सर एलिजा इम्पे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। अन्य न्यायाधीश कौन थे यहाँ पर? तो तीन अन्य न्यायाधीश भी थे। क्या नाम था उनका? पहले का नाम था चैम्बर्स, दूसरे का नाम था लिमेंस्टर, और तीसरा का नाम हाइड था। तो तीन जो है आपके अन्य न्यायाधीश थे, एक आपके मुख्य न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश को मुख्य रूप से आप सभी को याद कर लेना है। क्या नाम था इनका? सर एलिजा इम्पे नाम था। और कब इसे स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1774 में स्थापित किया गया था। किस एक्ट के द्वारा इसे स्थापित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा इसे स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। शुरू के 5 क्वेश्चन आप सभी के संविधान से लिए गए हैं, जो कि आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्हें आप सभी को ध्यान से देखना है, क्योंकि इस जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं एक क्वेश्चन से, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में जितने भी आपको बताए जाते हैं उनका कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से संबंध होता है और आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो शुरुआत करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों का विभाग किसके द्वारा धारित किया गया था? ऑप्शन कौन सा है आप सभी का? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चौथा ऑप्शन आप सभी का क्या है? जॉन मथाई है। तो 1946 की जो अंतरिम सरकार थी उसमें राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों का विभाग किसके पास था, ये आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के पास था। आइए देखते हैं। आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा सभी के विभाग यहाँ पर दिए गए हैं आप सभी को नेक्स्ट स्लाइड में, जिससे आप सभी के अन्य जो है डाउट सॉल्व होते चले जाएंगे। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आप सभी को पता चल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन से आप सभी को देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। तो एक क्वेश्चन से आप सभी के 8 क्वेश्चन तैयार होते चले जाएंगे ऐसे, और आप सभी को पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने क्या बताया, ये क्या थे? तो ये राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के क्या थे? मंत्री थे। यहाँ पर धारित विभाग में सदस्य कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे, तो ये गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे, तो ये क्या थे? खाद्य और कृषि मंत्री थे 1946 की अंतरिम सरकार में। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे जॉन मथाई की,
तो ये क्या थे, तो ये उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम की बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्या थे, तो ये श्रम मंत्री थे। रक्षा मंत्री आपके कौन थे, तो सरदार बलदेव सिंह थे। इसके बाद वित्त मंत्री की बात करेंगे तो कौन था, यहाँ पर लियाकत अली खां थे। और शिक्षा एवं कला मंत्री कौन था, तो सी राजगोपालाचारी थे। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है, क्योंकि इससे आप सभी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछेगा एग्जामिनर, यहाँ पर क्वेश्चन 4 ऑप्शन आप सभी को दे देगा। जैसे हमने यहाँ पर इससे पहले क्वेश्चन बनाया था, 1946 के अंतिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का विभाग किसके द्वारा धारित किया गया था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप इसे इजीली मार्क नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप इन सभी का विभाग याद है तो आप आसानी से इसका क्वेश्चन आंसर बता सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ, जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था, तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का विभाग था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या विभाग था, तो गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि था। जॉन मथाई के पास क्या था, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति था। और उसके बाद जगजीवन राम के पास क्या था, तो श्रम मंत्रालय था। सरदार बलदेव सिंह के पास क्या था, तो रक्षा मंत्रालय था। और वित्त मंत्रालय किसके पास था, तो लियाकत अली खां के पास था। शिक्षा एवं कला मंत्रालय किसके पास था, तो सी राजगोपालाचारी के पास था। ये सभी आप सभी को PDF हमारी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद तिवारी जी के नाम से, वहाँ पर आप सभी को इसकी PDF मिल जाएगी। ये सभी स्लाइड आप सभी के लिए एक जगह से लाई जाती हैं ताकि आप सभी को हर एक क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन आसानी से मिल सके और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आप सभी को मिल सकें। आगे हम यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। दूसरा ऑप्शन है चार्टर्ड एक्ट 1813 द्वारा। तीसरा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। और चौथा ऑप्शन क्या है, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, लिखा हुआ भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था। आइए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष कौन था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो संविधान सभा में प्रक्रिया समिति का अध्यक्ष कौन था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए देखते हैं, तो प्रक्रिया समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये नियम बनाते थे, क्योंकि यहाँ पर भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, तो राष्ट्रपति क्या करता है, यहाँ पर नियम बनाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, अन्य समितियां जो हैं, ये प्रमुख समितियां हैं, उनके अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ समिति के अध्यक्ष हमारे जो हैं पहले प्रधानमंत्री जो हैं देश के कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद यहाँ पर संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, एक बार फिर से यहाँ पर संघ शक्ति समिति की बात की गई है, उसके बाद संघीय संविधान समिति की बात की गई है, तो कौन हो जाएंगे फिर से, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रांतीय संविधान समिति की बात की गई है, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। उसके बाद प्रारूप समिति, यह आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो मौलिक अधिकारों की बात करेगा और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की बात करेगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। प्रक्रिया कौन बनाएगा, यहाँ पर नियम कौन बनाएगा, तो राष्ट्रपति बनाएगा। राष्ट्रपति कौन थे पहले हमारे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। इसके बाद मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम फिर से आया है। ये क्या थे, तो राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे। तो राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 2 नाम आपके प्रमुख रूप से बार बार आ रहे हैं। पहला नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो कि क्या थे, तो संघ समिति के अध्यक्ष थे। तो संघ में कौन काम करता है, कौन हो जाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर काम करता है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर संघ की बात आई है, तो ये संघ वर्ड आपको याद रखना है। तो संघीय संविधान समिति के कौन अध्यक्ष थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
उसके बाद फिर यहाँ पर राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो सबसे पहले संचालन समिति, आप सभी को दिख रहा होगा। उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद यहाँ पर 2 बार इनका नाम आया है। भीमराव अम्बेडकर का नाम आप सभी को मुख्य रूप से याद कर लेना है क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बार बार ये क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम कहाँ पर आया है, तो प्रांतीय संविधान समिति में। तो प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों की समिति जो है और परामर्श समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिर से आप सभी को वही बताया गया है, कुछ अन्य नाम यहाँ पर आए हैं। जैसे यहाँ पर अल्पसंख्यक उप समिति, तो इसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे। मौलिक अधिकार उप समिति तो जे.बी. कृपलानी हो जाएंगे। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति तो सरदार आपके कौन हो जाएंगे, तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो आप सभी को ये देख लेना है। इसके आगे हम मूव करेंगे। लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है क्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे कुल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जिसका सही आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर 7 सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रारूप समिति में। इनके नाम देख लेते हैं। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे, तो 7। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था। इसका अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। कौन था अध्यक्ष, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और अन्य सदस्यों की बात करेंगे, जो अन्य सदस्य थे तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे सबसे पहले। आपको ये नाम याद करते जाना है क्योंकि क्वेश्चन में आप सभी से पूछ सकता है। आपको 4 नाम दे देगा, पूछ लेगा बताइए इनमें से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो आप सभी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इनका नाम आप सभी को ध्यान में रखना है। सबसे पहले एन गोपाला स्वामी अयंगर थे। दूसरा कौन थे, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर दूसरे सदस्य थे। तीसरे कौन थे, तो डॉक्टर के एम मुंशी थे। कौन थे, डॉक्टर के एम मुंशी। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, एन गोपाला स्वामी अयंगर। दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर के एम मुंशी हो जाएगा। और चौथे सदस्य कौन थे, तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला चौथे आपके सदस्य हो गए। यहाँ पर नेक्स्ट सदस्य की अगर बात की जाएगी तो कौन थे, एन माधवराव। क्या किया था ये, इन्होंने BL मित्र का स्थान लिया था, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र देना पड़ा था। तो पहले BL मित्र थे, उनका स्थान किसने ले लिया, एन माधवराव ने ले लिया। लास्ट सदस्य आपके कौन से थे, तो TT कृष्णमाचारी थे। इन्होंने किसका स्थान लिया था, तो DP खेतान का लिया था। कब लिया था, तो 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी DP खेतान की। उसके बाद TT कृष्णमाचारी ने इनका स्थान ले लिया था। तो आपके जो सदस्य हैं आशा करते हैं याद हो गए होंगे। सबसे पहले रिकॉल करेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे तो ये अध्यक्ष थे। इसके बाद अन्य सदस्य कौन कौन से थे, तो सबसे पहले डॉक्टर यहाँ पर कौन हो जाएंगे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद आपका छठा क्या हो जाएगा, एन माधवराव। इन्होंने किसका स्थान लिया था, तो BL मित्र का स्थान लिया था। BL मित्र का स्थान क्यों लिया गया था, क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है खराब हो गया था, स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए एन माधवराव को उनकी जगह पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद लास्ट कौन है, TT कृष्णमाचारी हो जाएंगे। इन्होंने 1948 में DP खेतान का स्थान ले लिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप सभी को फिर से संविधान सभा के बारे में बताया गया है। प्रमुख क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को हमने पहले बताया था, आज का जो वीडियो है लंबा होने वाला है, लेकिन आप सभी के लिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये संविधान सभा से आप सभी के क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से आप सभी के क्वेश्चन आएंगे, जिसे आप सभी को ध्यान से देख लेना है। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ गया है कि सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद यहाँ पर पूछता है, बताइए
कि यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर को बैठक होती है 1946 में। किसे बनाया जाता है स्थायी अध्यक्ष के रूप में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है स्थायी अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद संविधान निर्माण का प्रारंभ कब से शुरू होता है, तो संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर से शुरू होता है। तो 9 दिसंबर को आपकी पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को आपकी बैठक होती है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है, स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसके बाद यहाँ पर संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को होता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा जाता है, वो पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत कर लिया गया था, अपना लिया गया था, एडॉप्ट कर लिया गया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था। तो इससे आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं, जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, तो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछ सकता है, बताइए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। अगर पूछ लेता है बताइए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, किसे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। अगर पूछ लेता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। पूछ लेता है बताइए कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कब चुना गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछ सकता है, बताइए संविधान का निर्माण जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, देखिए हर एक यहाँ पर लाइन में एक क्वेश्चन बनता है, जो आपके लिए अगर आप समझते हैं कि कहाँ कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपके लिए जो है सामने स्लाइड खुली हुई है, आसान हो जाती है, क्योंकि आप सभी को अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाना है। जब तक आप अपने हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, आप सभी को ये चीज़ें याद नहीं होंगी। तो यहाँ पर कब बनाया था, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद इसे अपनाया कब गया था, क्वेश्चन पूछ सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था या कब अपनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। पूछ लेगा बताइए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है एग्जीक्यूट मीन्स लागू होना, एक है अडॉप्ट मतलब इसे अपनाना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सभी वर्ड आप सभी को याद रखने हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर फिर से बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर संविधान सभा के प्रमुख तथ्य के बारे में हम यहाँ पर स्लाइड में लेके आए हैं। ये चीज़ें आप सभी के लिए एक जगह पर लेकर आई गई हैं, जिससे आप सभी का जो पेपर है उससे आप सभी को तैयारी अच्छे से हो सके, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी PDF के रूप में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पहली बैठक कब हुई थी, तो आपकी पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें किसे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। उसके बाद यहाँ पर फिर से 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पर बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना जाता है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। फिर पूछा जाता है उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो HC मुखर्जी थे। उसके बाद पूछता है संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सर BN राव थे। उसके बाद पूछता है संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। ये क्वेश्चन आप सभी को मुख्य रूप से याद होना चाहिए, कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई थी, मतलब प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई थे, तो 114 दिन हुई थी। कुल व्यय कितना आया था संविधान के निर्माण में, तो यहाँ पर आप सभी का आंसर हो जाएगा 63,96,729 रुपये। तो कितना, 63,96,729। इस चीज़ को आपको याद रख लेना है, 63,96,729 इसका सही आंसर हो जाएगा।
कुल कितने वाचन हुए थे? तो 3 बार वाचन हुए थे। उसके बाद संविधान अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस चीज़ को आपको मुख्य रूप से याद कर लेना है। आगे हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके अपने भारत के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है? दूसरा, सातवां, छठवां और तीसरा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सातवां स्थान है। अगर पूछता है जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सातवां हो जाएगा पहली बात तो। अगर यहाँ पर देखते हैं पॉपुलेशन की अगर इस हिसाब से बात करता है, पॉपुलेशन के हिसाब से बात करेगा तो सबसे पहले नंबर पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर चाइना आ जाएगा। दूसरे पर आपका आ जाएगा इंडिया आ जाएगा। अगर बात करता है यहाँ पर कि बताइए सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, अगर यहाँ पर बात करेगा महाद्वीप की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा? आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर आप सभी को बताया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम बताया गया है, कौन से देश किस क्रम पर हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपको ट्रिक भी बताई गई है कैसे आप सभी को याद करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रुक चीन अब आगे भारत। यहाँ पर आप सभी को बताया गया है एक ट्रिक है, ये आप सभी को याद करना है। अगर आपको इस चीज़ को आपको याद करना है कैसे, रुक चीन अब आगे भारत। अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप सभी के लिए ट्रिक बताई गई है। सबसे पहले रूस से क्या हो गया? आपका रूस हो गया। यहाँ पर एक चीज़ है, अमेरिका को आगे रखना है और चीन को पीछे रखना है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी क्योंकि इस ट्रिक से तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पर पहले कौन हो गया? रूस हो गया नंबर 1 पर, रूस हो गया। उसके बाद कनाडा आपका कहाँ पर हो गया? दूसरे नंबर पर। दूसरे पर कनाडा हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से। तीसरा आपका क्या हो गया? यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा। चौथा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर चीन हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा? आपका ब्राज़ील हो जाएगा। और सिक्स्थ आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और 7 पर आपका भारत हो जाएगा। तो रुक चीन अब आके भारत। रूस से आपका हो गया रूस, का से हो गया आपका कनाडा, चीन हो गया आपका, चीन यहाँ पर लिखा हुआ है चीन हो गया। आ से क्या हो गया? अमेरिका। पा से हो गया ब्राज़ील। आगे से क्या हो गया? आगे आ से ऑस्ट्रेलिया। और भारत आपका आ जाएगा 7वें नंबर पर। तो आपको कैसे याद करना है? ये जो है चीन और अमेरिका है, इसे आपको क्या कर देना है? आगे पीछे कर देना है। 3 पर क्या हो जाएगा? आपका अमेरिका हो जाएगा। और चौथे पर आपका क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा भारत और चीन के बीच में स्थित सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ये आप सभी का क्या कराया जा रहा है? किस चीज़ का क्वेश्चन है आपका? तो ये आप सभी का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो आप सभी कराए जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी के संविधान के क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। साथ ही साथ आप सभी को नेक्स्ट स्लाइड में उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ भी दी गई हैं तो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करेंगे भारत और चीन के बीच में स्थित सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, दूसरा ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, तीसरा ऑप्शन है डूरंड रेखा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सा सर आप सभी का सही हो जाएगा? आप सभी को बताना है। तो भारत और चीन की बात की जा रही है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा स्थित हो जाएगी सीमा रेखा? तो मैकमोहन रेखा हो जाएगी। अगर बात करेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा स्थित है तो क्या हो जाएगी? ये रेड क्लिफ हो जाएगी। आप कीजिएगा, ये किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगर ये बात करेगा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, अफगानिस्तान के बीच में है भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर मैकमोहन रेखा के बारे में बताया गया है जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर पे पूछ सकता है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ था, अंग्रेजों के शासन के दौरान क्या हुआ था, भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह कहाँ पर बात की जा रही है? उत्तर पूर्व की बात की जा रही है, अरुणाचल प्रदेश की बात की जा रही है। उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। कब निर्धारित की गई? तो 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। ये चीज डेट आपको याद रखनी है। कब? तो 27 अप्रैल 1914 को
क्या निर्धारित किया गया था? तो मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया है। इसका नामकरण किसने किया था? तो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। तो किसके नाम पर? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। कब किया गया था? तो 27 अप्रैल 1914 की किया गया था। किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में है। और किस दिशा में है? तो उत्तर पूर्व दिशा में है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है, वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। तो वर्ष 1914 में शिमला समझौता हुआ था, उसी में आप सभी के लिए यहाँ पर क्या किया गया था? तो सीमा रेखा जो है निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। देखते हैं रेड क्लिफ रेखा के बारे में। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच में है। ये विभाजन के पश्चात के बारे में बताया गया। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान, तो जब भारत का विभाजन हुआ था कब? 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया था। और 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या किया गया? निर्धारित की गई सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया? 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी। इस रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर सिरिल रेडक्लिफ थे। तो सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया, नामकरण किया गया। और इसका निर्धारण किसने किया था? तो बॉर्डर कमीशन ने किया था। और इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम क्या जाना जाता है? रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। सबसे अगर बात करेगा सबसे पहले चीन की सीमा रेखा की, तो 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी और शिमला समझौता हुआ था, तो उसी में इन दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। अगर बात करता है भारत पाकिस्तान के बीच में कब की गई थी, तो 17 अगस्त 1947 को की गई थी। किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। और किसके द्वारा इसका निर्धारण किया गया था? तो बॉर्डर कमीशन द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। और यहाँ पर मैकमोहन रेखा की बात करेंगे तो सन हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ स्पर्श करती है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है इसका नेपाल। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। भारत की सीमा रेखा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ स्पर्श करती है? कौन सा देश ऐसा है जिसके साथ सबसे ज़्यादा भारत की बाउंड्री टच हो रखी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी सीमा रेखा टच हुई है? तो 4096 किलोमीटर की यहाँ पर दूरी है जिसके साथ भारत की सीमा रेखा टच हुई है। उसके बाद चीन दूसरे नंबर पर है, तीसरे पर है पाकिस्तान, चौथे पर आपका क्या हो जाएगा? नेपाल। तो दूसरे नंबर पर किसकी टच करती है? तो चीन से टच करती है। तीसरे नंबर पर अगर बात की जाएगी तो पाकिस्तान से टच करेगी। और चौथे नंबर पर बात की जाएगी तो नेपाल से। आगे की स्लाइड में आप सभी को ये बताया गया है किस देश के साथ कितनी लंबाई की सीमा रेखा टच करती है और उसके बीच में सीमा रेखा का नाम क्या है और किन राज्यों से या किन केंद्र शासित प्रदेशों से टच करती है दूसरे देश की रेखा। तो यहाँ पर शुरू में बात करेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश की बात की गई है, इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे। यहाँ से पर आप सभी को आशा करते हैं दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर बांग्लादेश की बात की गई है। यहाँ पर बांग्लादेश की बात की गई है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बांग्लादेश सबसे पहले लिखा गया है। और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा क्या है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और लंबाई इसकी कितनी है? तो 4096 किलोमीटर है। इसके आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है, चीन के बारे में बात की गई है। तो इसकी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 3488 किलोमीटर है। और दोनों देशों की भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। जैसा कि आप सभी को पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया था किसके नाम पर इसे रखा गया था? तो सर यहाँ पर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान है तीसरे नंबर पर। 3323 किलोमीटर की लंबाई जो है स्पर्श रेखा यहाँ पर टच करती है। यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा दोनों देशों के बीच में। उसके बाद नेपाल की बात करेंगे तो 1751 है, इसके बीच में कोई सीमा रेखा नहीं है। म्यांमार की 1643 है, चौथा भूटान है और सातवां क्या हो जाएगा आपका? अफगानिस्तान। तो ये सभी देशों के बारे में बताया गया है किस देश के साथ भारत की सीमा रेखा टच करती है। तो 7 देश हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा बांग्लादेश, दूसरा आपका हो गया चीन, तीसरा आपका हो गया पाकिस्तान, चौथा आप सभी का हो गया नेपाल और पाँचवा हो गया
म्यांमार, 6वां हो गया भूटान और 7वां अफगानिस्तान। तो सबसे कम किसके साथ टच करती है पूछेगा तो अफगानिस्तान के साथ। सिर्फ लद्दाख एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अफगानिस्तान से सीमा रेखा टच करती है और डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है इसे। उसके बाद भूटान से बात करेंगे तो 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा रेखा टच करती है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहला आपका राज्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा राज्य, पश्चिम बंगाल। दूसरा आपका क्या हो गया, सिक्किम हो गया। तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा असम हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, किस देश की, तो यहाँ पर म्यांमार के साथ आपसे इस सभी का बताया गया है किस कौन कौन से राज्य हैं। तो 4 राज्य इसके साथ भी स्पर्श करते हैं। सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपका, दूसरा आपका नागालैंड, तीसरा मिजोरम और चौथा मणिपुर। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा किस के साथ स्पर्श करती है तो यहाँ पर देखते हैं तो ये 5 राज्य हैं जो आपके किससे टच करते हैं, तो बांग्लादेश से टच करते हैं। पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। 5 और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले आपका लद्दाख जो होगा यूनियन टेरिटरी हो गया। उसके बाद ये आपके 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जो चीन के साथ स्पर्श करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आपका कौन सा हो गया तीसरा देश, तो पाकिस्तान हो गया है। यहाँ पर इसके साथ कौन कौन से, तो सबसे पहले गुजरात, दूसरा हो जाएगा आपका राजस्थान, तीसरा आपका हो गया पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर और 5वां लद्दाख। तो इनमें से क्वेश्चन क्या पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछ सकता है बताइए, क्या पूछ सकता है आपका यहाँ पर पूछ सकता है बताइए कि कौन सा एक राज्य है इनमें से, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने होगा, पूछेगा इनमें से कौन सा राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दे दिया जाएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो आप सभी के सामने जो है हरियाणा जो है कन्फ्यूजन के लिए दे देगा, क्योंकि जो उसकी बाउंड्री है थोड़ी सी बची हुई है जो टच नहीं करती है किसके साथ, तो पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पर हरियाणा आपका सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा की बाउंड्री पाकिस्तान से नहीं टच करती है। तो ये सभी स्लाइड जो आपके लिए डाली गई हैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को जब ये PDF मिलेगी तो आप सभी को ध्यान से इसे देख लेना है। आपके पेपर में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल की सीमा कितने राज्यों से, तो 5। पहला हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा सिक्किम और 5वां उत्तराखंड। तो आप सभी को आशा करते हैं ये स्लाइड पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है भारत के कितने राज्य हैं, भारत के कितने राज्य हैं जिनके साथ क्या है जो समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आप सभी के सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 6। क्या हो जाएगा आप सभी का आंसर, इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा 9 राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। आइए देख लेते हैं इन्हें मैप में। यहाँ से हम देखेंगे, इसे थोड़ा सा जूम करेंगे। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर दिखाया जाएगा, सिर्फ जो नीला नीला आप सभी को दिख रहा है ये आपका हो गया है समुद्र। इधर आपका क्या हो गया है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बे ऑफ बंगाल हो गया है, और इधर आपका अरेबियन सी हो गया, मतलब अरब सागर हो गया है। तो इसी सब इतने राज्य जो हैं जो यहाँ पर नीले नीला दिख रहा है आप सभी को यहाँ पर विजिबल होगा, ये जो तटरेखा वाले राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इधर से हम शुरुआत करेंगे। ये इधर आपका गुजरात है, ये आपका देखिए ये आपका क्या हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे आपका साउथ हो गया, इधर आपका क्या हो गया ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो पश्चिम से हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे, पश्चिम से आपके यहाँ पर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका देखिए हम लाइन करते जा रहे हैं। सबसे पहला आपका राज्य कौन सा हो गया, तो गुजरात हो गया। आप काउंट करते चलिएगा। सबसे पहले आपका क्या हो गया, यहाँ पर गुजरात हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया महाराष्ट्र, ये आपका सभी का हो जाएगा महाराष्ट्र। तीसरे अगर हम बात करते हैं, आप सभी को दिख रहा होगा गोवा, गोवा आप सभी को दिख रहा होगा, तीसरा आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को विजिबल होगा कर्नाटक, ये आपका कर्नाटक हो गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप सभी का हो जाएगा केरल, ये आपका कौन सा हो गया, केरल हो गया। तो 1 2 3 4 5 हो गए आपके। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऐसे ही आते आते यहाँ पर आपका हो गया तमिलनाडु, ये आपका 6th हो गया। तमिलनाडु की सीमा कहाँ तक है, तो यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी आ गई आंध्र प्रदेश की सीमा, ये आपका हो गया 7वां आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर आपका हो गया उड़ीसा, ये आपका हो गया 8th।
उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका वेस्ट बंगाल, मीन्स आपका हो गया कोलकाता जिसकी राजधानी है, तो ये आपका हो जाएगा 9th। तो आशा करते हैं आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आप सभी का गोवा है, चौथा है कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां वेस्ट बंगाल। तो 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। इस चीज़ को आपको याद में रखना है। आशा करते हैं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आइए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, आप सभी को नाम भी दे दिया गया है, आपकी कन्फ्यूजन ना हो। आप सभी को सभी कंटेंट एक जगह पर मिल रहे हैं, ये बहुत ही मेहनत से एक जगह पर लाए जाते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है, अगर आप सभी को हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहला आपको हमने क्या बताया था, गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा आपका कर्नाटक हो गया, यहाँ पर गोवा हो जाएगा। लाइन वाइज अगर देखते चलेंगे तो तीसरे पर गोवा, चौथा आपका कर्नाटक, पांचवा आपका केरल, छठवां आपका तमिलनाडु, सातवां हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, आठवां हो जाएगा यहाँ पर उड़ीसा और आखिरी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर देखते हैं ऑर्डर वाइज, तो आपका सभी के 9 राज्य ऐसे दिए गए हैं जो भारत के तटीय राज्य हैं। इसके बाद मूव करेंगे, यहाँ पर देखिए फिर से आपको बताया गया है। तो ये आपका यहाँ पर देखिए गुजरात हो गया, इधर आइए आपका क्या हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर आपका ये जो छोटा सा दिख रहा है ये आपका हो गया गोवा, इधर आपका क्या हो गया कर्नाटक हो गया, उसके बाद यहाँ पर केरल हो गया, इधर आपकी हम बात करेंगे तमिलनाडु हो गया, इधर आपका हम बात करेंगे तो यह हो गया आंध्र प्रदेश एपी हो गया, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा हो गया और इधर लास्ट में आपका क्या हो गया कोलकाता हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो आप सभी को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। 3 तरीके से हमने आपको बता दिया। सबसे पहले यहाँ पर देखिए विजुअल था, उसके बाद यहाँ पर ये फिल्म मैप था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है आप सभी को बता दिया गया है कौन से राज्य हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्लैंक मैप था इसमें भी आप सभी को हमने समझा दिया है। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बारे में आप सभी को विस्तृत भाग से बताया जाएगा। तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ तो यहाँ पर देखेंगे क्या पूछा गया है, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत ही विवादित क्षेत्र है जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। ये अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, पहला उत्तराखंड, दूसरा लद्दाख, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है, तो लद्दाख क्षेत्र का भाग है। आगे एक स्लाइड में इसे देखेंगे। ये आपको ब्लैंक मैप दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताएंगे यहाँ पर आपका अक्साई चीन कहाँ पर है, कौन सा ये विवादित क्षेत्र है और कैसा विवाद चल रहा है, ये भी आप सभी को बताया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसे आप थोड़ा सा जूम करेंगे, आपका भारत का मैप दिख रहा होगा। ये इंडिया का मैप है आप सभी का, ये इंडिया का मैप है आप सभी के सामने, इंडिया का मैप है आप सभी के सामने। यहाँ पर आप सभी को हम दिखाएंगे कैसे क्या है। तो इसे हम थोड़ा सा जूम करेंगे, ये देखिए। आशा करते हैं आप सभी को ये जम्मू कश्मीर का भाग दिख रहा होगा। यहाँ से अगर हम इसे मिला देते हैं, आपका लद्दाख यहाँ पर नहीं अलग हुआ है अभी, तो ये आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। ये अगर आप यहाँ से ये रेखा मिला देते हैं तो आपका क्या हो गया, इधर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, या आपका पार्ट क्या हो गया, लद्दाख हो गया। अब विवाद कहाँ पर है देखते हैं। तो विवाद आपका कहाँ पर है, यहाँ पर ब्लैक में लेते हैं। यहाँ पर ये आपका जो क्षेत्र है यहीं पर आपका विवाद चल रहा है। ये आपका अक्साई चीन है, अक्साई चीन है, यहीं पर आपका विवाद चल रहा है। इसे देख लेते हैं। ये देखिए आप सभी को दिख रहा होगा, जैसा कि आप सभी को हमने बताया। ये देखिए ये आपका गिलगिट बल्तिस्तान है, उसके बाद यहाँ पर पीओके है आपका, इधर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, और इसके बाद यहाँ पर आपका हो गया अक्साई चीन। ऑक्युपाइड बाय चाइना सिंस 1962 इंडो चाइना वार। तो भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। इसमें चीन द्वारा इसे क्या कर लिया गया था, तो अधिकृत कर लिया गया था, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा। आगे यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए आगे के स्लाइड में दिखाया गया है। ये देखिए आपको ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये क्या हो गया आपका, ये अक्साई चीन है। उसके बाद इधर आपका ये चाइना हो गया, इधर आपका भारत है, और यहाँ पर आपका डोकलाम है जो कि भूटान के पास है। उसके बाद यहाँ पर लहासा,
है। उसके बाद यहाँ पर ये लहासा क्या है, तो ये बौद्ध मठ है। मैकमोहन लाइन है आपकी, जो भारत और चीन के बीच में है। मैकमोहन लाइन आप सभी के सामने है ये। उसके बाद यहाँ पर तवांग मठ है, ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया इधर पाकिस्तान, ये आपका हो गया श्रीनगर, ये आपका जम्मू कश्मीर है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये अक्साई चीन आप सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, आप सभी को आराम से दिखाएंगे, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एक बार फिर से। ये देखिए, ये चीज़ें आप सभी के लिए लेकर आई गई हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, आशा करते हैं। ये आपका अक्साई चीन है, जैसा कि आप सभी को हमने बताया था। कब ये अधिकृत कर लिया गया था, तो चाइना द्वारा 1962 में इसे अधिकृत कर लिया गया था। और ये जो आपकी लाइन है, ये देखिए, ये क्या है, इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, मींस LAC है। LAC के नाम से इसे जाना जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इधर अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC जिसे कहा जाता है। ये आज़ाद कश्मीर है आपका, ये जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर यहाँ पर इसकी राजधानी है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, ये देखिए आपका सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर दिया गया है आपका। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य हो गया है, ये आप सभी को दिख रहा होगा। ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। इधर आप सभी को चाइना दिख रहा होगा। तो बात यहाँ पर हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात हो रही है आपकी अक्साई चीन की बात हो रही है, जो कि चाइना द्वारा अधिकृत कर लिया गया है। आप सभी को दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में फिर से आपको दिखाते हैं। ये 4-5 स्लाइड आप सभी के लिए लाई गई है, ताकि आप सभी को ये समझ में आ जाए कि अक्साई चीन आखिर है कहाँ पर। तो ये देखिए, आप सभी को दिख रहा होगा, अक्साई चीन यहाँ पर लिखा गया है। अक्साई चीन यहाँ पर लिखा गया है, अक्साई चीन यहाँ पर दर्शाया गया है, आप सभी को दिख रहा होगा। ये आपका चाइना हो गया, तो ये आपका पाकिस्तान हो गया है। इधर आपकी क्या हो गई, सभी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को ये चीज़ें समझ में। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन सी मूल भौतिक राशियाँ हैं। ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। सबसे पहले लंबाई की बात करेंगे, लेंथ की का मात्रक क्या होता है? तो मीटर हो जाएगा। उसका प्रतीक क्या होता है? तो m हो जाएगा, स्मॉल m हो जाएगा। उसके बाद द्रव्यमान की बात करेंगे, मास की बात करेंगे, तो इसका मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। प्रतीक क्या हो जाएगा? तो kg हो जाएगा। समय की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आपका सेकेंड हो जाएगा। प्रतीक क्या हो जाता है? s हो जाता है। उसके बाद विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, तो इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर है और प्रतीक क्या है? A है। ताप की बात करेंगे तो टेम्परेचर, इसका मात्रक क्या है? तो केल्विन हो जाएगा और इसे K से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर पदार्थ की मात्रा की बात करेंगे, अमाउंट की बात करेंगे, इसका मात्रक क्या होता है? तो मोल हो जाएगा और प्रतीक में MOL मोल हो जाएगा, स्मॉल m और O और इसके बाद L। ज्योति तीव्रता की बात करेंगे, लुमिनियस इंटेंसिटी की बात करेंगे, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडेला और इसे किस मात्र प्रतीक से व्यक्त किया जाता है? तो CD से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने दिख रहा होगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं, जो आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था। कितनी मूल भौतिक राशियाँ हैं? तो 7 हो जाएंगी। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। एक बार फिर से देखते हैं क्या हो जाएगा। लंबाई, फिंगर की टिप्स पर हम याद करते चलेंगे। लंबाई हो जाएगा, दूसरा आपका हो गया द्रव्यमान, तीसरा आपका समय, चौथा विद्युत धारा, पाँचवा हो गया ताप और छठवां हो गया पदार्थ की मात्रा और लास्ट है आपका ज्योति तीव्रता। इसके मात्रक आप सभी को याद कर लिए हैं। लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का मात्रक आपका हो जाएगा किलोग्राम, समय का मात्रक आपका हो जाएगा सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक आपका हो जाएगा एम्पियर। उसके बाद यहाँ पर तापमान की बात करेंगे, ताप की मात्रक क्या होता है? तो केल्विन हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। प्रतीक आप सभी को याद कर लेने हैं। इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, दूसरा ऑप्शन है पारसेक, तीसरा ऑप्शन है किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है मील। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का?
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारसेक। आइए देख लेते हैं, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर आपके क्वेश्चन पूछता है तो क्या हो जाएगा, पारसेक हो जाएगा। और एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 3.08 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष कितने के हो जाएगा, तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर एक पारसेक की बात करेंगे तो 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इस चीज़ को आपको याद रख लेना है, आपके पेपर में पूछ सकता है एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.08 गुणे 10⁻16 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, दूसरा ऑप्शन है थर्मामीटर, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ और इसके बाद चौथा ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको देखना है क्या हो जाएगा, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। तो आपका सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके द्वारा आपका मस्तिष्क विभव मापा जाता है। बाकी स्टेथोस्कोप, इसे आला भी कहते हैं, हृदय की गति मापी जाती है। थर्मामीटर से आपका तापमान मापा जाता है। और आपका ये ऑप्शन जो है सही वाला इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इससे आपका मस्तिष्क विभव मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी का क्या पूछा गया है, समुद्र या नदी की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोफोन, तीसरा ऑप्शन है फेदोमीटर, चौथा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। आप सभी का ये आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र या नदी की गहराई मापनी है तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। हाइड्रोफोन किस लिए यूज किया जाता है, तो अगर आपका नदी या तालाब या किसी चीज़ में पानी के अंदर आपका अगर सुनना है, ध्वनि सुननी है, तो इसके लिए हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाएगा। हाइग्रोमीटर का उपयोग आपकी आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु की आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बोलोमीटर, उसमें विकिरण मापा जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। एनोमीटर पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। चौथा ऑप्शन है अमीटर, विद्युत धारा की तीव्रता यहाँ पर मापी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जोड़ा इनमें से गलत दे रखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनोमीटर, जो आपका गलत दिया गया है। एनोमीटर से आपका क्या मापा जाता है, यहाँ पर एनोमीटर से आपकी वायु की गति मापी जाती है। तो वायु की गति किसके द्वारा मापी जाएगी, तो एनोमीटर से मापी जाएगी। बोलोमीटर से आपका ऊष्मीय विकिरण, आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बोलोमीटर उसमें विकिरण मापा जाता है, तो आपसे कंफ्यूज नहीं होना है। बोलोमीटर से उसमें विकिरण, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, एनोमीटर से वायु की गति और अमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा की तीव्रता और पदार्थ का घनत्व। अगर बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी मीटर हो जाएगा इसका आंसर। डेंसिटी मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और तीसरा ऑप्शन है एल रॉबिन्स और चौथा ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रमुख पुस्तकों के नाम दिए गए हैं आप सभी के लिए। अर्थशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें हैं, उनके लेखक के बारे में बताया गया है जो आपके मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें आपको ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे दास कैपिटल की, तो किसके द्वारा लिखी गई इसे, तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई। वेल्थ ऑफ नेशन जो आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है, एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया था। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस किसके द्वारा, तो पॉल ए सैमुएल्सन के द्वारा लिखा गया है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसका क्या हो जाएगा, J.M. कीन्स हो जाएगा। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इसका क्या हो जाएगा, तो एल रॉबिन्स के द्वारा। उसके बाद हाउ टू पे फॉर द वार क्या हो जाएगा, J.M. कीन्स के द्वारा फिर से इसे लिखा गया है। तो 2 पुस्तकें J.M. कीन्स के द्वारा लिखी गई हैं। इससे पहले जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा, J.M. कीन्स के द्वारा। इसके बाद हाउ टू पे फॉर द वार के लेखक कौन है, तो J.M. कीन्स हो जाएंगे। लास्ट आपका कौन सा है यहाँ पर देख लेते हैं,
तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल द्वारा लिखी गई है। तो ये सभी पुस्तकें हैं, आप सभी को याद कर लेनी है, आपके परीक्षा में इसे पूछा जा सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है यूपी SSSC में अर्थशास्त्र आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में दिया गया है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आएगा, तो इसे मुख्य रूप से आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ये अर्थशास्त्र का जो है क्वेश्चन आप सभी के सामने लाया गया है। 5 से 6 क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं आज के इस क्वेश्चन सीरीज में। आपको यहाँ पर देखना है, आप सभी को लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाभ का उद्देश्य प्रधान होता है तथा उत्पादन निजी स्वामित्व के अधीन होता है। मीन्स क्या होता है, लाभ का उद्देश्य यहाँ पर प्रधान होगा। सबसे पहले लाभ का मतलब प्रॉफिट का जो है पर्पस जो होगा वो सबसे मुख्य होगा। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तथा उत्पादन निजी स्वामित्व के अधीन होता है। मीन्स जो उत्पादन होना है वो आपके ऊपर होगा और लाभ का उद्देश्य यहाँ पर प्रधान होगा। निजी स्वामित्व के अधीन उत्पादन होता है, लाभ का उद्देश्य प्रधान होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, जिसमें लाभ का उद्देश्य आपका प्रधान होता है, मुख्य होता है, उत्पादन निजी स्वामित्व के अधीन होता है। लिखा है उत्पादन पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो पहला ऑप्शन आपके सामने क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिससे इससे पहले वाली स्लाइड में आप सभी को हमने बताया था। ये देखिए, ये 3 जो है आपके उत्पादन पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार बताए गए हैं। पहला है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। उत्पादन पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन, वानिकी आदि किस क्षेत्र में आते हैं? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र में, चौथा ऑप्शन आप सभी का क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन, वानिकी जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो किस क्षेत्र में आ जाएंगे? आपके प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेस आपके किस क्षेत्र में आ जाएंगे? तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। यहाँ पर कारखाने, निर्माण, बिजली उत्पादन, जलापूर्ति आदि किस क्षेत्र में आ जाते हैं? तो जो चीज़ें यहाँ पर देखिए, पहला वाला जो क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, इनसे जो चीज़ें क्या करती जाती हैं? रिप्रोडक्शन की जाती हैं। देखिए यहाँ पर आपका अगर कोई सामान यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर कृषि से कोई सामान निकल के आया और इसे कारखाने में लेकर जाकर कुछ और चीज़ें बनाई जाती हैं, या पहले जो है आपके नेचुरल जितने भी हैं रिसोर्सेज हैं उनसे कोई भी चीज़ें निकल के आती हैं, उनका क्या किया जाता है? फिर से रिप्रोडक्शन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो आपका किस क्षेत्र में आ जाएगा? तो ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? कारखाने, निर्माण, बिजली उत्पादन और जलापूर्ति आदि किस क्षेत्र में आते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? 3 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। इसका सही आंसर है सेवा क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। तो जिसमें सेवाएं आती हैं, जैसे आप सभी का क्या हो गया? स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जितने भी सेवा सेक्टर हैं आप सभी के, वो आपके किस क्षेत्र में आ जाएंगे? तृतीय क्षेत्र में। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से? परिवहन हो गया, शिक्षा हो गया, बैंकिंग, बीमा, होटल, चिकित्सा, पर्यटन, सरकारी प्रशासन, वित्त इत्यादि किस क्षेत्र में आएंगे? जो आपकी सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो ये सेवा सेक्टर में कौन सा हो जाएगा? कौन सा सेवा क्षेत्र में आ जाएगा? तो ये सभी आ जाएंगे। तो ये तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर से यहाँ पर बता देंगे आपको। सबसे पहले यहाँ पर देखना है कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन, वानिकी, ये आपके किस क्षेत्र में आ जाएंगे? ये आपके जो है हाँ किस क्षेत्र में आ जाएंगे आप सभी के? तो प्राकृतिक क्षेत्र में आ जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये आपकी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगी। उसके बाद इस चीज़ को अगर हम रिप्रोडक्ट करते हैं, दोबारा कोई चीज़ बनाते हैं इस चीज़ को लेकर, कारखाने, निर्माण, इस चीज़ को, तो आपका क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। और तीसरे क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, जैसे क्या हो गया? परिवहन हो गया, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल। आपके पेपर पूछा जा सकता है होटल बताइए किस क्षेत्र में आता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। पूछ लेता है होटल, चिकित्सा किस क्षेत्र में आएगी? तो आपका तृतीय क्षेत्र। पूछ लेगा शिक्षा किस क्षेत्र में आती है? तो तृतीय क्षेत्र में। पूछ लेगा परिवहन किस क्षेत्र में आएगा? तो तृतीय क्षेत्र में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है जल में कौन सी विटामिन घुलनशील है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है सी और चौथा ऑप्शन है विकल्प बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी और सी जो है विटामिन, ये आपकी किस में घुलनशील हो जाएंगी? तो आपकी ये जल में घुलनशील हो जाएंगी ये विटामिन। अगर यहाँ पर बात करेगा वसा में,
वसा में अगर बात की जाती है तो कौन कौन से विटामिन आपके हो जाएंगे, तो हो जाएगा ए, डी, ई और के। तो ए, डी, ई और के कौन से, ये हो जाएंगे आपके वसा में घुलनशील। और जल में बात करेगा तो बी और सी, ये चीज़ आपको याद रख लेना है। कौन सा विटामिन, कौन सा है विटामिन वसा में घुलनशील, तो ए, डी, ई, के हो जाएगा। और अगर बात करता है जल में तो बी और सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस में कौन सा टीका सहायक होता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन है डीपीटी, दूसरा ऑप्शन है ओपीवी, तीसरा ऑप्शन है बीसीजी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए कराए जा रहे हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछे जा सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखकर ये सभी क्वेश्चनों को अपने दिमाग में बैठाते जाना है। तो पूछा गया है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में कौन सा टीका सहायक होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डीपीटी। डिप्थीरिया हो गया, पी से पर्ट्यूसिस हो गया, टी से आपका हो गया टिटनेस। तो ये इसका फुल फॉर्म भी है। तो एक तरीके से ये आपका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस का टीका हो गया। यहाँ पर आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है रोग और उससे संबंधित टीकों के बारे में बताया गया है। तो आपको अभी ने बताया हमने क्या, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस पे कौन सा टीका, तो डीपीटी दिया जाएगा। अगर बात करता है डिप्थीरिया और टिटनेस की तो डीटी दिया जाता है। तो एक बार फिर से यहाँ पर पी हट गया है, पर्ट्यूसिस हट गया है, जो कि खाली खांसी कहा जाता है जिससे, तो डीटी हो जाएगा। कुत्ता काटने पर रेबीज का टीका दिया जाता है। टीबी अगर आपका हो गया है तो बीसीजी का टीका दिया जाएगा। पोलियो में ओपीबी का टीका दिया जाता है और चेचक में चेचक का टीका दिया जाता है। तो इसी को याद रख लेना है, चेचक में चेचक का टीका, कुत्ता काटने पर रेबीज का टीका, टीबी में आपको बीसीजी का टीका, पोलियो में आपका कौन सा टीका हो जाएगा, तो ओपीबी का टीका। और डिप्थीरिया और टिटनेस होती है तो डीटी का टीका, और डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में डीपीटी का टीका। तो इस चीज़ को आप याद रख लेना है, दोनों चीज़ों को। इधर आप सभी को मेन रूप से पोलियो का याद रख लेना है क्योंकि ये चीज़ें अलग हैं। कुत्ता काटने पर रेबीज का टीका और चेचक होने पर चेचक का टीका दिया जाता है। टीबी होने पर बीसीजी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कौन सा जोड़ा गलत है। आपको विटामिन दे रखा है एक तरफ उसका रासायनिक नाम दे रखा है। तो आप सभी को यहाँ पर देख लेना है कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है विटामिन ए रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम दिया गया है। दूसरा विटामिन बी थायमिन, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी टोकोफेरॉल दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। विटामिन डी का जो है नाम गलत दिया गया है रासायनिक नाम। ये आपको विटामिन ई का रासायनिक नाम दिया गया है। विटामिन ई का किस चीज़ का नाम दिया गया है, तो ये विटामिन ई का नाम दिया गया है टोकोफेरॉल। अगर हम विटामिन डी की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। तो अगर विटामिन डी की बात करेंगे तो कैल्सीफेरॉल, विटामिन बी की बात करेंगे थायमिन, विटामिन ए की बात करेंगे रेटिनॉल, विटामिन सी की बात करेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं इसके कमी से कौन से रोग होते हैं और रासायनिक नाम एक तरफ से आप सभी को बताए गए हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। विटामिन ए का नाम क्या है रासायनिक नाम, तो हो जाएगा रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी हो जाती है। विटामिन बी की अगर बात करेंगे तो थायमिन हो जाएगा। इसकी कमी से आपकी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की अगर बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इससे क्या हो जाता है, खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है अगर पूछा जाएगा तो विटामिन सी पाया जाता है। और ये इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो स्कर्वी हो गया, मसूड़ों का फूलना हो गया। तो ये सभी आपके रोग हो गए, इसके कमी से होने वाले रोग। विटामिन डी की अगर बात करेंगे तो कैल्सीफेरॉल, अभी आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। उसके बाद विटामिन ई की बात करेंगे टोकोफेरॉल हो गया, इससे जनन शक्ति का कम होना हो जाता है। और विटामिन के की बात करेंगे तो फिलिक्विनोन हो जाता है और रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी में। देखते हैं यहाँ पर फिर से एक स्लाइड में आप सभी को हमने बताया है क्या होता है। विटामिन दिया गया है और साथ ही साथ उसके रासायनिक नाम दिए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। आपके पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1-2 नंबर का। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले रेटिनॉल ए का हो जाएगा। उसके बाद बी के जो हैं 12 यहाँ पर दिए गए हैं, B1 B2 B3 करके B12 तक दिए गए हैं। इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर B1 का थायमीन हो जाएगा, B2 का राइबोफ्लेविन हो जाएगा, B3 का नियासिन हो जाएगा, B5 का पेंटाथेनिक एसिड हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, चौथा यहाँ पर B6 इसका पायरिडॉक्सिन हो जाएगा, 7 का बायोटीन हो जाएगा, B9 का फोलिनिक एसिड हो जाएगा, 11 का फोलिक अम्ल हो जाएगा और 12 का हो जाएगा साइनोकोबालामिन हो जाएगा।
तो 12 का क्या हो जाएगा, साइनो कोबालामिन हो जाएगा। और अगर पूछता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो B12 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखते हैं विटामिन के बारे में, यहाँ पर बात की गई है विटामिन सी की एस्कॉर्बिक एसिड, और डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और ई का फ्लोफिलिकोइनोन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। यहाँ पर देख लेते हैं मेन यहाँ पर खेल दिए गए हैं आप सभी के, जो आपके पेपरों में पूछा जा सकता है किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो रग्बी फुटबॉल में अगर हम बात करेंगे तो 15 खिलाड़ी हो जाएंगे। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 और खो खो में 9। तो जोड़े में दिया गया है किसके, और इसके बाद यहाँ पर वाटर पोलो, नेटबॉल, कबड्डी में आपके 7 हो जाएंगे 7, और वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, टेनिस और टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं, बैडमिंटन में 1 या 2 और ब्रिज में 2। तो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में क्या हो जाएगा 11, रग्बी फुटबॉल में आपका हो जाएगा 15, बेसबॉल में 9, खो खो में 9, वाटर पोलो में 7, नेटबॉल में 7, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, टेनिस और टेबल टेनिस में 1 या 2, बैडमिंटन में 1 या 2 और ब्रिज में आपका हो जाएगा 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन आपके सामने रूस, तीसरा ऑप्शन है भूटान, चौथा ऑप्शन है आप सभी के सामने इंडोनेशिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। यहाँ पर फिर से यहाँ पर देख लेंगे, इसे जूम कर लेंगे थोड़ा सा, आशा करते हैं आप सभी को ये दिख रहा होगा। ये भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, प्रचलित रूप से भारत का यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रचलित रूप से राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। स्पेन का सांड युद्ध होता है, और उसके बाद कनाडा का आइस हॉकी हो जाएगा। अगर शीत ऋतु की बात करेंगे तो आइस हॉकी है, और यहाँ पर 2 खेल हैं। और ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो ला क्रोसे है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो क्रिकेट, ब्राज़ील का फुटबॉल होता है, नेपाल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वॉलीबॉल हो जाएगा। मई 2017 से पूर्व क्या था, तो डंडी बियो यहाँ का लोग क्या था, राष्ट्रीय खेल था। आगे हम देखेंगे यहाँ पर कर लेते हैं। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो बैडमिंटन, USA की बात करेंगे तो बेसबॉल, चीन की अगर हम बात करेंगे तो टेबल टेनिस हो गया, फ्रांस की बात करेंगे तो फुटबॉल हो गया, इंग्लैंड की बात करेंगे तो क्रिकेट हो गया, जापान की बात करेंगे तो जूडो हो गया, पाकिस्तान का हॉकी और मलेशिया का बैडमिंटन, रूस का फुटबॉल और शतरंज हो गया। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर करके। ये देखिए आप सभी को मुख्य रूप से ये स्लाइड दी गई है, जिससे आप सभी का जो भी पेपर है, जो आपके क्वेश्चन आने हैं वो एक जगह पर आप सभी को मिल जाएँ। ये जी की 30 क्वेश्चन पार्ट सीरीज़ का पार्ट 8 है। इससे पहले 7 पार्ट आप सभी के लिए पढ़ा दिए गए हैं। तो आप सभी के आज के क्वेश्चन को मिलाकर 240 क्वेश्चन वैसे हो जाएंगे, और साथ साथ यहाँ पर जो स्लाइड इसके मुख्य रूप से दी गई है उसे मिलाकर आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लेंगे फिर से, यहाँ पर स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल, बांग्लादेश का कबड्डी हो गया, श्रीलंका का वॉलीबॉल और भूटान का तीरंदाजी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपसे पूछता क्या है, तो एशिया में जितने यहाँ पर देश हैं कौन कौन से हैं, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपका पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान की बात क्या हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, फिर यहाँ पर आपका हो गया नेपाल हो गया। इन सभी देशों का पूछ लेता है तो नेपाल का वॉलीबॉल, इसे आपको याद रखना है। पाकिस्तान का हॉकी हो जाएगा, भारत का आपको हॉकी पता ही है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बांग्लादेश का कबड्डी, श्रीलंका का वॉलीबॉल, भूटान का तीरंदाजी। तो इन चीज़ों को आपको मुख्य रूप से याद कर लेना है, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 13th ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो ICC क्रिकेट विश्व कप, ICC क्रिकेट जो है वर्ल्ड कप जो है, यहाँ पर ICC यहाँ पर क्रिकेट हो जाएगा। मेंस वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, और किसकी, तो मेंस की बात की जा रही है। और ये कब होना है, तो 2023 में होना है। कौन सा एडिशन आपका हो जाएगा, तो 13th एडिशन हो जाएगा। इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत में ये होस्ट करेगा, भारत इसका मेज़बानी करने वाला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 9 जनवरी,
10 जनवरी, 4 जनवरी, 4 फरवरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को हमारा ब्रेल दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? 9 जनवरी को आपका मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को आपका क्या मनाया जाएगा? तो यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। यहाँ पर ये हो जाएगा विश्व हिंदू दिवस आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 जनवरी को आपका क्या हो गया? तो लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन है 1 जनवरी, दूसरा ऑप्शन 1 फरवरी, तीसरा ऑप्शन 1 दिसंबर और चौथा ऑप्शन 31 दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो आज की स्लाइड में इतना ही था। आपके टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी को हम फिर से बताना चाहेंगे, अगर हमारा सेशन ये आज का पसंद आया है, जिसमें आप सभी को महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके पेपरों में ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा को देखते हुए यूपी SSC PET की, ये सभी क्वेश्चन लाए गए हैं। सभी यहाँ पर विषय को इंक्लूड किया गया है, सभी सब्जेक्ट को। अर्थशास्त्र हो गया आपका, सबसे पहले पॉलिटी हो गया, और यहाँ पर ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद यहाँ पर फिजिक्स हो गया, फिर आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा गया, उसके बाद दिवस की बात की गई। तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी को कराए जा रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ आपको अगर ये हमारा सेशन पसंद आया है तो आपको अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी को इसे सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप सभी को नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, आपको हमारे चैनल की सभी जानकारी, सभी विषय आप सभी को मिलते रहें। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जैसा कि आप सभी के लिए क्वेश्चन कराया गया है, ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी हैं। तो पार्ट 9 का वीडियो इसी तरीके से हम लेकर आएंगे जब तक आपका पेपर यूपी SSC PET का नहीं हो जाता है। इसके बाद आप सभी का SSC GD का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए फॉर्म अभी फिलअप किया जा रहा है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर लेकर आएंगे आप सभी की तैयारी के लिए। तो आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना है, स्टडी विद तिवारी जी के साथ जुड़े रहना है। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर 30 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट 9 के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा कहेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।